नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईज माई प्रेप पे। तो देखिए, जो कल की अपडेट थी आप सभी को पता चल गया होगा। सीटेट का जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो गया है। लेकिन कोई नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। इश्यूज में ना रहें कि अभी एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें ताकि जब भी डेट आ जाए आप पूरे रेडी हों एग्ज़ाम देने के लिए, अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बाकी आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल। तो इसमें हम जो जो पढ़ेंगे अभी आपको बताते हैं आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वायु क्या है, आपको बताएंगे वायु क्या है। वायुमंडल में गैसों का संगठन, यानी कि जो वायुमंडल है आपका, उसमें जो गैसें पाई जाती हैं उनकी मात्रा कितनी है और उनका उपयोग क्या है, किस किस यूज़ के लिए कौन सी गैस उपयोगी मानी जाती है। वायुमंडल की विभिन्न परतें जानेंगे हम, कौन कौन सी वायुमंडल में परतें विद्यमान है। इसके साथ ही जानेंगे हरित गृह इफेक्ट क्या है, कि हरित गृह प्रभाव क्या है ये। उसके बाद देखेंगे जी भोपाल गैस त्रसिद्धि। देखिए 1984 में एक भोपाल गैस त्रसिद्धि हुई थी, तो उसके बारे में जानेंगे कि किस गैस के कारण हुई थी और इसके परिणाम क्या निकले। और उसके साथ ही जानेंगे हम लंदन ध्रुव। ये लंदन ध्रुव क्या होता है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लंदन ध्रुव क्या होता है। उसी के साथ जानेंगे हम अमल्य वर्षा एसिड रेन। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको वायु एयर क्या है। देखिए, वायु क्या है, गैसों का, धूल के कणों का और जलवाष्प का जो मिश्रण होता है वो वायु कहलाती है आपकी। यानी कि जो वायु बहती है ना, जो हम महसूस करते हैं, देख तो सकते नहीं हम इसको महसूस करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें गैस होती है, धूल के कण होते हैं थोड़े छोटे छोटे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। उसके साथ क्या जलवाष्प होता है, जो समुद्रों से जलवाष्प हवा में उठ के जाता है तो जलवाष्प होता है। तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है ना, उसको हम वायु कहते हैं। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं, जान लेते हैं गैसें कौन कौन सी होती हैं वायु के अंदर। देखिए, मुख्यतः नाइट्रोजन होती है आपकी, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर आर्गन होती है, फिर ओजोन होती है। इनकी मात्रा होती है जैसे ये आपकी 78 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21 कही जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 कही जाती है। तो ये सभी क्या महत्वपूर्ण गैसें हैं जो वायु में पाई जाती है। तो जान लेते हैं इनका वायुमंडल, वायु का संगठन, कंपोजिशन क्या है इनका। देखिए, ये एक मैं वायुमंडल की तरह बना दिया इसको। देखिए, ये मैंने इस तरह इसमें वी आकार दे दिया। ठीक है, तो अब ये वी आकार मैंने दे दिया। अब ये जो इतना बड़ा एरिया बच रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है, हमें अगर एक्यूरेट हम देखना चाहेंगे 78.03% हमारे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि अगर सर्वाधिक मात्रा में बात करें कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, इसके उपयोग जान लेते हैं क्या। ये देखिए पौधों के लिए उपयोगी है। क्या ऐसा पौधों के लिए क्या उपयोगी है, इससे क्या पेड़ पौधों को क्या प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए क्या पौधों के लिए उपयोगी हो जाएगी। इसी के साथ क्या एक इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, ये वो आग लगने से रोकती है। क्या, आग जलने से रोकती है। मतलब क्या, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होगी तो आग इतनी तेजी से नहीं फैलेगी और आराम से आग लगेगी। तो इसको अगर कह सकते हैं कि ये आग को रोकने का काम करती है, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। तो मैं आशा करता हूँ नाइट्रोजन आपको समझ में आ गया होगा। 78.03% मात्रा में इसकी मात्रा है। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, पौधों में प्रोटीन उपलब्ध कराता है और ये वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकता है। अब उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं वो जान लेते हैं। 78% तो ये होगी आपकी। अब देखिए जो बची हैं बाकी, इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपकी बच जाती है O2। O2 ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस के लिए क्या, ऑक्सीजन कौन सी हो जाएगी, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हो जाएगी। इसको कितना कह देते हैं, आपकी ये 21 कही जाती है, लेकिन 21 एक्यूरेट नहीं है इसका। अगर मैं सही से आपको पूरा प्रॉपर बताऊं तो ये 20.99%, कितनी 20.99% ये एक्यूरेट है। आपको बुकों में 21% मिलेगी, कोई नहीं वो भी सही है, 21 भी, और ये 20.99 भी एक्यूरेट है। अब देख ले इसके यूज जान लेते हैं ऑक्सीजन के क्या। देखिए, नाइट्रोजन तो वस्तुओं को तेजी से जलने से रोक रही थी। अब ऑक्सीजन क्या है, आग लगाने में सहायक होती है। क्या, आग लगाने में सहायक होती है, यानी कि वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है आपकी कौन सी,
ऑक्सीजन। कौन सी गैस हो जाएगी? ऑक्सीजन। और दूसरी इसकी दूसरी बात विशेषता क्या हो जाएगी? एक तो आग वाली हो जाएगी, एक क्या, ये जीवनदायिनी गैस है। कौन सी? जीवनदायिनी। इसको क्या कह देते हैं अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको? जीवनदायिनी। तो जीवनदायिनी क्यों है? क्योंकि ये हमें सांस लेने में, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोग क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ये आपकी क्या पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक गैस हो जाएगी, 21% पाई जाएगी और आपका आग लगाने के लिए सहायक है। देखिए UPSC में एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, अगर ऑक्सीजन गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ जाती है तो क्या परिणाम होंगे? देखिए इसके बहुत सारे परिणाम होंगे, लेकिन एक परिणाम ये भी होगा कि वस्तुएं क्या तेजी से जलने लगेंगी। वस्तुएं क्या तेजी से जलने लगेंगी अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप ऑक्सीजन भी समझ गए होंगे, नाइट्रोजन भी समझ गए होंगे। देखिए अन्य गैसेज बता देता हूँ मैं आपको, अन्य गैसेज कौन कौन सी हैं। अब जो आपका ये बच रहा है थोड़ा सा पार्ट, इसमें क्या आ जाती है? आर्गन आ जाती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और उसी के साथ साथ कौन सी? ओजोन आ जाती है। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 0.03%। और जो आपकी आर्गन हो जाएगी, आर्गन हो जाती है आपकी 0.94%। अगर मैं कहूँ तो तीसरी जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? आपकी आर्गन, जो निचली परतों में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाएगी? 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जान लेते हैं हम CO2 कि CO2 का क्या यूज़ है और क्या। देखिए ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका जो वो है इसकी का पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है सबसे पहले। अब पेड़ पौधों के लिए क्यों आवश्यक होती है? इससे क्या है, ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे ये पौधे भोजन बनाते हैं। क्या सूर्य से प्रकाश लेते हैं, प्रकाश और क्या कहते हैं वो गैसों में CO2 लेते हैं, उसी के साथ क्या जड़ से पानी लेते हैं, फिर क्या ये भोजन बनाते हैं। तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 आवश्यक होती है। और इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये पृथ्वी को क्या गर्म करने का काम करती है। पृथ्वी को गर्म करने का काम कौन सी कर रही है गैस? आपकी CO2। कौन सी गैस करेगी पृथ्वी को गर्म करने का काम? CO2। ठीक है, तो इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। क्या? एक तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक हो जाएगी पौधे के, और दूसरी क्या, पृथ्वी को गर्म करने में। देखिए नाइट्रोजन आग को तेजी से रोकने से, मतलब जलने से, वस्तुओं को जलने से रोकती है। ऑक्सीजन आपकी क्या करती है? आग लगाने में सहायक होती है। और जो ये CO2 हो जाएगी आपकी, ये पृथ्वी को गर्म करने में सहायक हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसके बाद। देखिए हरित गृह प्रभाव, मैंने अभी आपको क्या कराई थी? CO2। देखिए जब पृथ्वी पर क्या CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी क्या जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर जो अधिक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पृथ्वी का, वो आपका हरित गृह प्रभाव हो जाएगा। यानी ये ग्रीन, हमारा जो पृथ्वी है क्या ग्रीन प्लेनेट है, तो इस पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो आपका हरित गृह प्रभाव होता है। CO2 की अधिकता के कारण क्या पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं सीधी साधारण भाषा में कहूँ, क्या पृथ्वी पे जब क्या CO2 ज़्यादा हो जाएगी तो क्या पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वही आपका हरित गृह प्रभाव होता है। देखिए हरित गृह प्रभाव को सबसे पहले किसने पहचाना था? जीन बैस्टिटेट फ्यूरियर एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने इसको सबसे पहले पहचाना था, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। अब देखिए इसमें जो सहायक गैसें होते हैं, किनके कारण ये हरित गृह प्रभाव हो रहा है ये भी जान लेते हैं। तो मुख्यतः तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसके साथ मीथेन हो जाती है CH4, और नाइट्रेट्स ऑक्साइड हो जाती है N2O। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण गैस हैं, इनके कारण ही हरित गृह प्रभाव हो रहा है। अब देखिए इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। अब मैं आपको इफेक्ट भी बता देता हूँ कि अगर जब हरित गृह प्रभाव होएगा, ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ेगा तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। सबसे पहले देखिए, आप जब समझते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो बर्फ़ क्या पिघलने लगती है। अब फ्रीज में क्या बर्फ़ जमती है, क्योंकि क्या फ्रीज का क्या टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर उसका हम कहें कि टेम्परेचर ज़्यादा होएगा क्या, तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो पहाड़ों से क्या बर्फ़ पिघलना
पिघलना शुरू हो जाएगी। अब जब पहाड़ों से बर्फ पिघल कर पानी बनेगी तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इसके जो ये परिणाम होंगे, जो नेगेटिव परिणाम है, क्या पहाड़ों से क्या बर्फ का पिघलना और समुद्र के जल का स्तर बढ़ना। तो ये मैं आपको समझता हूँ, मैंने हरित गृह प्रभाव को प्रॉपर करा दिया। ये क्या है, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको क्या रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद जान लेते हैं वायु के, आपको क्या मैं वायु के गुण बताता हूँ। देखिए वायु के क्या गुण होते हैं। एक तो रंगहीन होती है, भाई ऐसी तो नहीं काली है, लाल है, सफ़ेद है, इसका कोई रंग नहीं होता। गंधहीन होती है, गंध भी नहीं आती। और उसके बाद इसका सर्वव्यापी है, सब जगह पाई जाती है। तो ये इसके क्या गुण हो जाएंगे, इसकी क्या विशेषता हो जाएगी वायु की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, आप मुझे इसका जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, वायु के अंदर भार होता है, वेट होता है भाई वायु के अंदर, बताओ वेट होता है वायु के अंदर। और दूसरी चीज़ बताइए, वायु जगह घेरती है या नहीं घेरती। ये दोनों चीज़ अपनी कॉमन लाइफ से देखिए जोड़ के, कि वायु क्या भार होता है, उसमें क्या वेट होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या इसके अंदर भार होता है या नहीं होता है, ये जगह घेरती है नहीं घेरती। देखिए आज के बाद कभी भी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, क्या वायु के अंदर भार होता है। क्या होता है, वायु के अंदर भार होता है। इसी के साथ क्या वायु जगह भी घेरती है, क्या करती है, वायु जगह भी घेरती है। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। आपने अपने घरों में सिलेंडर देखा होगा, ये आपका सिलेंडर देखा होगा आपने अपने घरों में, सभी ने देखा होगा। तो अब मुझे ये बताइए, इसके अंदर जो गैस होती है, वायु होती है, वो क्या जगह घेरती है नहीं घेरती। जगह घेरती है नहीं घेरती भाई, जगह घेरती है। वो क्या करती है, आपकी जगह घेरती है। जब तो वो उस सिलेंडर के अंदर है, जब तो एक एरिया कवर कर रखा उसने, तो क्या वो जगह घेरती है। उसी के साथ उसके अंदर भार भी होता है, वेट भी होता है। अब देखिए खाली सिलेंडर का आप वजन कराइए तो आपको अराउंड 15 kg के मिलेगा। लेकिन अगर जब उसके अंदर आप गैस भर देते हैं, वायु भर देते हैं, तो वो क्या 29-30 kg का हो जाता है। तो क्या आपका आगे से याद रखेंगे, सिलेंडर को देख लेंगे, क्या वायु में भार होता है, वायु जगह घेरती है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बैलून, गुब्बारा देखा होगा आपने। जब गुब्बारा खाली होता है तो क्या वो जगह भी नहीं घेर रहा और उसके साथ उसमें वेट भी नहीं होता। लेकिन अगर जो उसमें आप वायु गैस भर देते हैं तो क्या वो ऐसे हो जाता है, क्या वो जगह घेरने लगता है। तो आपकी वायु में भार होता है, वायु जगह भी घेरती है। देखिए अगर आप इस वीडियो को देखेंगे अंत तक तो आप फिर वायुमंडल, वायु से कोई भी क्वेश्चन आ जाए सीटेट में या अदर एग्जाम में, आप उसको कर लेंगे। क्योंकि हम क्या इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें करा रहे हैं आपको, और जो बिल्कुल हार्ड लेवल पे मानी जाती है या कॉन्सेप्ट की मानी जाती है वो भी करा रहे हैं। तो अगर आप इसको वीडियो को अंत तक देखते हैं और हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आपके साथ ही साथ आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से क्या आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या है। इसमें ई और आएगा, एटमॉस्फेयर में आपका ई, एटमॉस्फेयर। तो देखिए अब क्या पृथ्वी के चारों तरफ, क्या पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। यानी क्या पृथ्वी के जो चारों तरफ जो ये वायु की एक परत बनी हुई है ना, ये लेयर बनी हुई है, ये क्या आपकी वायुमंडल कहलाती है। जिसको क्या हमने वायुमंडल की क्या 5 परतों में विभाजित किया हुआ है। कितनी परतों में इसको विभाजित किया हुआ है, 5 परतों में। देखिए ये जो आपकी परतें हैं, वायुमंडल की परतें हैं, वो इस तरह है। ये देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ है। नीचे आपकी क्षोभ मंडल है, फिर आपकी जैसे समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर भार्य मंडल है। तो क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फेयर, अधोमंडल, इसके क्या ही नाम है। तो सबसे पहले क्या जान लेते हैं, सबसे निचली परत है, यानी कि ये वायुमंडल की सबसे नीचे की तरफ परत है, यानी कि पृथ्वी की तरफ है, आकाश की तरफ नहीं, पृथ्वी की तरफ से शुरू होएगी,
क्षोभ मंडल। देखिए इसकी जो विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। अगर एग्जाम में कोई भी पॉइंट पूछ लेगा तो आप उसको क्या इजीली बता देंगे। तो ये क्या सबसे निचली परत है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ये ध्रुवों पे तो 8 किलोमीटर तक है और आपकी क्या इस पे भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर तक है। इसकी जो एवरेज जो हाइट मानी जाती है 16 किलोमीटर है। देखिए किलोमीटर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कितने किलोमीटर है। उसके साथ जो इसकी विशेषता है वो जान लेते हैं। देखिए सभी तरह के जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, वो क्या सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। सबसे पहले बात ये याद कर लीजिए, सभी तरह के जलवायु मौसम परिवर्तन, बादलों का बनना, आंधियों का चलना, बर्फ गिरना, वर्षा होना, ये सभी क्या इस मंडल में होते हैं। अगर मौसम से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन कर देता है कि बादल किस मंडल में बन रहे हैं, आंधियां किस मंडल में चल रही है या वर्षा किस मंडल में हो रहा है, तो आप बता देंगे इजिली क्षोभ मंडल में। ठीक है, इस मंडल में क्या 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है या कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या इसमें टेम्परेचर गिरता है। तो क्षोभ मंडल आपका क्लियर। अगर अब भी कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद देख लेते हैं क्षोभ सीमा होती है। क्या होती है आपकी क्षोभ सीमा, ये क्या होता है, क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा होगा यानी कि, और समताप मंडल का नीचे का हिस्सा होगा को अलग करने वाली जो सीमा होती है वो क्षोभ सीमा होती है। इसकी मोटाई क्या 1.5 किलोमीटर तक होती है। तापमान इसमें गिरना बंद हो जाता है। देखिए ये आपको हरा कलर दिख रहा होगा, तो इसको मान लीजिए आप क्या है, आपका क्षोभ मंडल। क्या है आपका क्षोभ मंडल। और ये आपका जो ये रेड वाला दिख रहा है ये आपका है समताप मंडल। तो इसके बीच में जो ब्लू, हल्का ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपके क्षोभ सीमा है। यानी कि ये क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाली एक परत है, छोटी सी 1.5 किलोमीटर की। ये आपकी क्या हो जाती है, क्षोभ सीमा। ठीक है, अब उसी के बाद देख लेते हैं, क्षोभ सीमा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं हम समताप मंडल। क्या आपका समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में क्या होता है, ये 50 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई होती है। इस मंडल में किसी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता। भाई जब क्षोभ मंडल में जलवायु परिवर्तन हो गया तो समताप मंडल में क्यों होगा। अब समताप मंडल में कुछ अलग होएगा। अब जब समताप इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसमें हम क्या एरोप्लेन, वायुयान उड़ा सकते हैं। जब कोई मौसम के चेंजेस नहीं है, बारिश आंधी का डर नहीं है, तो इसमें क्या हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा आज कि समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं। इसमें क्या तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर रहता है। इसमें एक विशेषता और है आपकी, क्या ओजोन गैस पाई जाती है आपकी, ओजोन गैस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वायुमंडल में ओजोन गैस भी पाई जाती है। अब देखिए ओजोन गैस के बारे में क्या जान लेते हैं। जो सूर्य से क्या पराबैंगनी किरणें आती है, कौन सी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं। तो आपकी इसमें क्या ओजोन गैस भी पाई जाती है। अब देखिए ओजोन गैस क्या है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती है। देखिए अगर ये पृथ्वी ओजोन परत ना हो ना, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो सीधा पृथ्वी पे आएगी और जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी, तो क्या मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाएगा। इसको क्या रोकने का काम कौन करती है, आपकी ओजोन गैस करती है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप ओजोन दिवस पता है आपको तो कमेंट करके हमें बताएंगे कि ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, तो इसको कमेंट करके बताएंगे आप ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। अब देख लेते हैं जो तीसरी परत। देखिए मैंने आपको क्षोभ मंडल करा दिया, क्षोभ सीमा करा दी, समताप मंडल करा दिया। क्षोभ मंडल में क्या होता है आपका जलवायु परिवर्तन होते हैं, सारे चेंजेस होते हैं, वर्षा आंधी वगैरह, और तापमान गिरता है। उसी के साथ क्षोभ सीमा क्या बांटने का काम करते हैं समताप मंडल और क्षोभ मंडल को। समताप मंडल में क्या वायुयान उड़ाए जाते हैं और आपका ओजोन परत होती है। अब देख लेते हैं मध्य मंडल। देखिए इसका विस्तार क्या 50 से 80 किलोमीटर तक रहता है। मंडल का तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। देखिए इसकी विशेषता ये -100 सेल्सियस होता है। इसका इतना ठंडा टेम्परेचर रहता है। क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है सीटेट यूपीटेट में कि सबसे ठंडी परत कौन सी है या सबसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर किस परत का रहता है, तो आप बता देंगे मध्य मंडल का टेम्परेचर सबसे ठंडा रहता है।
इस मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। क्या होता है इस मंडल की एक विशेषता और है, जो उल्का पिंड आते हैं ना अंतरिक्ष से, ये जलकर राख हो जाते हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने लगता है। अब देख लेते हैं आयन मंडल। देखिए 80 से 400 किलोमीटर तक होता है इसका जो ऊंचाई होती है। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं। देखिए सब परतों की विशेषताएं मैं कराता जा रहा हूँ आपको, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में सहायता रहे। देखिए इसमें क्या होता है, पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे क्या हम करते हैं, रेडियो टेलीविजन फोन का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ कि अगर हम रेडियो टेलीविजन फोन का उपयोग कैसे कर पाते हैं, तो ये आयन मंडल की वजह से कर पाते हैं। जो हम रेडियो तरंगे पृथ्वी से भेजते हैं, इसको ये चेंज करके वापस भेज देती है, जिससे क्या हमको ये चीजें देखने में आसानी होती है। इस मंडल पे क्या उल्का पिंड जलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर की परत है भाई। आयन मंडल यहाँ है, मध्य मंडल यहाँ, समताप मंडल यहाँ, क्षोभ मंडल यहाँ है, तो पहले उल्का यहीं तो आएंगे, आयन मंडल में तो आएंगे उल्का पिंड, फिर इसमें आएंगे मध्य मंडल में। तो उल्का पिंड अगर जलने शुरू होते हैं ये पूछता है तो आप आयन मंडल बताएंगे, और जलकर राख हो जाते हैं तो आप मध्य मंडल में बताएंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जो अंतिम जो परत है वायुमंडल, वो बता देता हूँ। वायुमंडल की सबसे भारी परत है, 400 किलोमीटर से ऊपर की हो जाती है, ये सबसे भारी परत है। इस मंडल में क्या हाइड्रोजन हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेषता नहीं है, आप सिर्फ ये कर लेना। अगर वो क्वेश्चन करता है हाइड्रोजन हीलियम गैस कौन सी परत में पाया जाता है, तो आप बता देंगे भाद्रमंडल में पाया जाता है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो करा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको मैं करा देता हूँ भोपाल गैस त्रासदी। देखिए भोपाल गैस त्रासदी है क्या, ये क्या होता है, एक गैस की द्वारा घटना थी। क्या ये गैस के द्वारा घटित घटना थी? इसमें क्या हुआ था अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए भोपाल गैस त्रासदी, यूनियन कार्बोनेट नामक एक कारखाना था, एक फैक्ट्री थी। उसमें क्या हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को क्या एक मिथेल आइसोनेट नाम की जहरीली गैस निकल गई थी। यानी गैस से काम होता था कारखाने में, तो मिथेल आइसोनेट नामक एक जहरीली गैस का क्या रिसाव हो गया, निकल गई, जिससे क्या हुआ वहाँ 18,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और आँख संबंधी गंभीर बीमारियाँ होगी। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा होने लगी, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें अजीब गरीब बीमारियां पैदा होने लगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित, तो आप बता देंगे मिथाइल आइसोनेट नामक एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण घटित ये घटना थी, जो 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। अब इसके बाद जान लेते हैं लंदन ध्रुव क्या है। देखिए अजीब सा नाम लग रहा है ना आपको, लंदन ध्रुव। देखिए आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं ये क्या है लंदन ध्रुव। सर्दियों के दिन में आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप क्या देखते हैं बाहर, भाई 4-5 बजे 6 बजे उठते हैं सर्दियों में, दिसंबर जनवरी के महीने में, तो हमें बाहर क्या दिखता है, घंघोर कोहरा दिखता है ना, जिससे क्या हम एक आदमी थोड़ी सी दूरी पे भी खड़े व्यक्ति को हम नहीं देख पाते। भाई सर्दियों में आपने सुना होगा कि भाई वहाँ कार एक्सीडेंट हो गए, तो क्या वो कोहरे की वजह से होता है। सर्दियों के दिन में सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा लंदन ध्रुव कहलाता है। देखिए नाम कितना इसका ऐसा रख रखा है कि कंफ्यूज हो जाए कोई भी, लेकिन ये क्या है, सर्दियों के दिन में सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा है। इससे क्या दुर्घटना होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए सब कोशिश करते हैं पहले कोहरा हट जाए जब ही निकला जाए। रेल ट्रेन रद्द कर दी जाती है कोहरे की वजह से, इससे क्या सांस की बीमारी होने की संभावना भी रहती है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए हम अम्ल वर्षा, एसिड रेन जान लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है थोड़ी सी। देखिए आपने ताजमहल का भ्रमण किया होगा, देखा होगा, तो क्या वो ताजमहल जो पहले गए थे वो देखते हैं, वो अलग बताते हैं, आप जाते हैं तो अलग अलग बताते हैं। उसका कारण क्या, जो उसका मार्बल है, पत्थर है, उसको क्या कैंसर हो गया, पत्थर को कैंसर हो गया। आपने अभी तक मनुष्य को सुना होगा कि मनुष्य को कैंसर होता है, लेकिन क्या अब पत्थर को भी कैंसर हो गया। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है। देखिए वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड एक SO2 होती है, ठीक है, उसके साथ जब पानी मिल जाता है तो क्या बन जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ जब पानी मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बन जाती है। क्या बन जाती है आपकी, H2SO4 बन जाती है। अब देखिए H2SO4 बन जाएगी। अब इसी के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx में जब पानी मिल जाता है तो नाइट्रिक अम्ल बन जाती है HNO3। तो अब जब ये दोनों गैस मिल जाती हैं, जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल
बारिश के साथ पृथ्वी पर आती हैं, यानी अब ये बारिश के साथ बारिश के पानी में मिलकर आती हैं तो ये अम्लीय वर्षा बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, वो किस किस गैसों के कारण बनती है? तो आप बता देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के पानी में मिल जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अब देखिए इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं वातावरण में, पर्यावरण में। एक तो स्टोन कैंसर हो रहा है, लेप्रोसी, अगर लेप्रोसी भी दिख जाए तो आप समझ जाना स्टोन कैंसर। तो ये किसको हो रहा है? ताजमहल को हो रहा है। स्टोन यानी पत्थर। देखिए उससे क्या होता है, इसके कारण क्या हो रहा है, इमारतों का रंग उड़ रहा है, वो गल रही हैं, पत्थर गल रहा है इसी वर्षा के कारण। मिट्टी की अम्लता बढ़ रही है, यानी जो मिट्टी में क्या है, एसिड बढ़ रहा है। प्रकाश संश्लेषण धीमा हो रहा है, यानी जो फोटोसिंथेसिस वाली क्रिया होती थी ना, पेड़ पौधे जिससे भोजन बनाते थे, तो वो क्रिया कम हो रही है। तो ये एसिड रेन के प्रभाव हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आपको वायुमंडल का टॉपिक करा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस टॉपिक से संबंधित तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो कराएंगे, लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी, अगर आप इनको भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।